साल 2013 जब बिहार के अंदर भारी बाढ़ आई, तब पटना, दरभंगा और समस्तीपुर समेत कई जिलों में पानी भर गया। आवाजाही ठप हो गई और पूरे उत्तर बिहार की जनता घर में बंद रहने के लिए मजबूर हो गई। आधा गांव जो है नाव से उतरने के बाद भी पानी में हेल के जाना पड़ता है। इस दौरान तमाम पार्टियों के नेता हेलीकॉप्टरों पर बैठकर बाढ़ से पीड़ित क्षेत्रों में पहुंचे और उन लोगों से मिले जो बाढ़ से पीड़ित हुए थे। इस दौरान उन्होंने काफी बड़े बड़े वादे किए, जिनमें बांध बनाने से लेकर ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त करवाना और फंड इकट्ठा करके पीड़ितों की मदद करना शामिल था। फिर 2 साल बाद विधानसभा का चुनाव आया और बाढ़ को चुनावी मुद्दा बनाया गया। सुविधाओं का लालच देकर वोट ऐंठने की जमी जमाई ट्रिक लगाई गई, जिसका असर ये हुआ कि बिहार के इन जिलों में उस साल वोटिंग का परसेंटेज 5 से 6% तक बढ़ गया। यानी कि जिनके घरों में पानी घुसा वो लोग वोट डालने जरूर गए, इस आस में कि आगे से सब कुछ ठीक होगा। तब घर से दूर रहने वाले तमाम लोगों ने भी बाहर से बिहार आकर इस उम्मीद में वोट डाले कि इस बार शायद हालात कुछ सुधर जाएं। हालांकि इस बात का असर तो हुआ, लेकिन लोगों को इसका फ़ायदा नहीं मिला। फिर आता है साल 2020। तमाम सरकारी योजनाओं के बावजूद बिहार के इन जिलों में पुराने जख्मों के साथ एक बार फिर से बाढ़ आई। एनडीएमए की रिपोर्ट के हिसाब से बिहार में इस बार लगभग 75 लाख लोग इस बाढ़ से पीड़ित हुए और 1.25 लाख मकान तबाह हो गए। इन सब के चलते कहानी में एक नया मोड़ आया। जनता ने अपना मूड बदल लिया, जिस वजह से वोटिंग पैटर्न में ज़बरदस्त बदलाव आया। जिन पार्टियों ने वादों के पुल बांधे थे, ऑटोमेटिकली उनके वोट शेयर कम हो गए और चुनावी मैदान में कुछ नए जल योद्धा उतर कर आए, जिन्होंने बाढ़ के मुद्दे को अपनी चुनावी नैया बनाया। पुरानी समस्याओं के हल ना होने की वजह से इन इलाकों में वोटिंग परसेंटेज तो कम हुआ, लेकिन नोटा दबाने वालों की संख्या लगभग डबल हो गई। यानी ये लोग मान बैठे थे कि इनमें से कोई भी नेता ठीक नहीं है, लेकिन साथ ही वे वोट भी देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने उस ऑप्शन को चुना जो सबसे ज़्यादा भरोसेमंद था, यानी कि नोटा। मतलब साफ था कि लोग समझ रहे थे कि पार्टियां किस तरह से पॉलिटिकल इंटेलिजेंस और इमोशन का इस्तेमाल कर रही हैं और उनका वोट ले रही हैं। और इसी से बिहार में शुरू हुआ वोटिंग की रिवर्स इंजीनियरिंग का तरीका, जहां जनता सिर्फ गुहार नहीं लगाती बल्कि सवाल भी पूछती है। इसलिए हमने भी सोचा कि क्यों ना इस बार आंकड़ों को जस्टिफाई किया जाए। इससे अच्छे से समझने के लिए हमने 3 डेटा सेट मिलाए। पहला था GIS का बाढ़ मैप, दूसरा था पोलिंग बूथ लेवल का वोट परसेंटेज और तीसरा था घोषणा पत्र की ट्रैकिंग। और तीनों का आकलन करने के बाद नतीजा एकदम साफ था। जिन इलाकों में बाढ़ तीव्रता रही, वहां 2 बार वादा करने वाली पार्टियों के वोट में 9.6% की कमी आई और क्षेत्रीय या नई पार्टियों को 14 से 20% वोट शेयर ज़्यादा मिला। हालांकि इस चुनाव में क्षेत्रीय पार्टियों को वोट भले ही ज़्यादा मिल गया हो, लेकिन बिहार की जनता को राहत इसके बाद भी नहीं मिल पाई है। इस साल भी बिहार के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। लाखों लोग बरसात काटने के लिए पलायन कर रहे हैं और बाढ़ की ये समस्या आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है, जिससे हर साल लाखों लोगों को महीनों तक भटकना पड़ता है। हर बार नेता आते हैं, पैगाम लाते हैं कि इस बार बिहार में बाढ़ नहीं आएगी, फिर वोट लेने के बाद ये अपना मुंह तक नहीं दिखाते। लेकिन इस पूरे इंसिडेंट में सारी गलती बिहार के नेताओं की नहीं है, बल्कि बिहार के लोगों का सपोर्ट भी इसमें काफ़ी ज़्यादा रहा है। जातिवाद के जाल में जकड़ी बिहार की जनता कभी नेताओं से सवाल ही नहीं पूछती। वो तो सिर्फ इस बात में खुश है कि नेताजी हमारी जाति के हैं और हमें क्या चाहिए। इसी वजह से इन फैसलों का बोझ बिहार आज तक झेलता आया है, जिसके चलते आज भी बिहार में विकास के नाम पर ज़्यादातर चीज़ें थर्ड क्वालिटी की हैं। फिर चाहे बारिश में पुलों का ढहना हो, डैम का टूटना हो या फिर लोगों के भविष्य का बह जाना, सबकी जड़ें
राजनीति से जुड़ी हुई हैं। कि बार अगर आपसे कोई वोट मांगने आए तो उससे उसके पुराने कामों का हिसाब जरूर लीजिए। उससे पूछिए कि हर साल बाढ़ आने के बावजूद भी राहत कैंप और ड्रेनेज जैसी योजनाएं सिर्फ चुनाव से पहले ही क्यों आते हैं, और जो पैसा बाढ़ या राहत इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर आता है उसकी ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक क्यों नहीं की जाती। इन सब के बीच एक सवाल आप खुद से भी पूछिए, क्या आप हर बार उन्हीं चेहरों से उम्मीद मानते रहेंगे जो हर साल बस वादों की नाव पर चढ़कर बाढ़ से बच निकलते हैं और आपके सपनों को सिर्फ बहने के लिए छोड़ जाते हैं।